नमस्कार साथियों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन का सेशन लेकर के आते हैं, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद साबित हो रहा है और आगे भी यह इसी प्रकार से लाभप्रद साबित होता रहेगा। उसी कड़ी में आज हमारा यह अगला लेक्चर है, जिसमें हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन लाया है, द डायमीटर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स आर। आपको पता होगा साथियों कि दो प्रकार का साइक्लोन्स होता है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन्स। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और जो टेम्परेट साइक्लोन्स होता है वो खतरनाक कम होता है, लेकिन इसका डायमीटर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ट्रॉपिकल का साइक्लोन का डायमीटर कम होता है, छोटा होता है, लेकिन विनाशकारी ज़्यादा होता है। हमने आपको क्लास में बताया है। इसके फॉर्मेशन के पीछे अलग रीजन है और इसके फॉर्मेशन के पीछे अलग रीजन है। हमने आपको बताया है कि किस प्रकार जो सेंटर में लो प्रेशर बन जाती है और आउटर साइड में हाई प्रेशर का बेल्ट रहता है और यहाँ से एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है और कोरियोलिस इफेक्ट के कारण यह जो है हवाएं राउंड फिगर में घूमना शुरू कर देती है। आपको पता है कि यह खतरनाक है। और टेम्परेट में हमने आपको बताया है कि जब दो डिफरेंट नेचर के एयर एक दूसरे से मिलते हैं तो एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और देन फिर यही फ्रंट जो है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण घूम जाता है। हमने क्लास में आपको बताया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, बिगर देन दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में इसका डायमीटर बड़ा होता है। यह सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन जैसे इक्वल टू दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा हो जाएगा समटाइम्स बिगर एंड समटाइम्स स्मॉलर देन, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हम लोग आज का नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अ सडन फॉल ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, यानी बैरोमीटर्स में बुध का अचानक गिर जाना। बुध यानी देखिए यहाँ बुध जो है गलत लिखा हुआ है साथियों, इसका ट्रांसलेशन मरकरी का मतलब यहाँ पर सीधा आएगा पारा। जो थर्मामीटर वगैरह में यूज किया जाता है उसी को बैरोमीटर में भी यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें कि जब वह अचानक गिर जाएगा तो गिरने का मतलब है कि तूफानी मौसम आ रहा है। और दूसरी बात, जब यह धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेगा तो इसका सीधा सा मतलब निकाला जाता है कि अच्छा मौसम, साफ मौसम से। लेकिन यहाँ फॉल लिख रहा है और सडन लिख रहा है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्ट्रॉमी वेदर, यानी तूफानी मौसम को यह इंडिकेट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू जनरली एसोसिएटेड विद द टॉर्नेडोज। निम्नलिखित में से आप किसी सामान्यतः बवंडर समझते हैं। देखिए टॉर्नेडोज कुछ नहीं होता है, जो साइक्लोन्स हैं उसी का व्यापक रूप है और यह जो अमेरिकन रीजन में है, जो मैक्सिको की खाड़ी है उस रीजन में इसी को साइक्लोन्स को ही टॉर्नेडो कहा जाता है। तो इससे हम लोग समझते क्या है, हमने बताया आपको कि ये साउथ अमेरिका में क्या कहा जाता है, इसी साइक्लोन को ही टॉर्नेडो कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में। भी आई क्वेश्चन है साथियों, ये सब क्वेश्चन एकदम आउट है कि आएगा ही आएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ नंबर आज का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द यूएसए इज नॉन द टॉर्नेडो एली, यानी कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको बताया साथियों कि टॉर्नेडो एली के नाम से अगर हम बात करें तो किसको जानेंगे, तो हम लोग जानते हैं मिसिसिपी के मैदान को। जो मिसिसिपी तट है उसके मैदान को हम लोग टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, मिसिसिपी एक रिवर है यूएसए में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडोज वी यूज। बवंडर की तीव्रता मापने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे कि बवंडर की तीव्रता मापने के लिए वी यूज फुजिता स्केल। ये जो फुजिता स्केल है इससे हम लोग बवंडर की तीव्रता मापते हैं। हमने आपको क्लास में बता रखा है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप उसको नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सारे फैक्ट आपको जनरली बुक में नहीं देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे। तो फुजिता स्केल जो है यह इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर, और आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन। अभी हमने बताया कि यह कहाँ ओरिजिनेटिंग होगा दोस्तों, तो यह ओरिजिनेटिंग होगा कैरेबियन सी में, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा बवंडर का, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ए, कैरेबियन सी। ठीक है,
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 7वां क्वेश्चन है आज का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोर सस्पिटेबल टू टाइफोन साइक्लोन, यानी संवेदनशील की बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र टाइफोन चक्रवात के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। तो आपको पता है टाइफून कहाँ आता है, टाइफून उसी चक्रवात को चीन सागर में बोला जाता है, जो चाइना का सी है यहाँ पर टाइफून बोला जाता है उसी को, जिसको टॉर्नेडो बोला गया था यूएसए के रीजन में। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट आज का 8th नंबर क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर द डैमेज बाय द हरिकेन, यानी कि तूफान से होने वाली क्षति को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको बताया कि तूफान को मापने के लिए, जो तूफान से होने वाले डैमेज हैं उसको मापने के लिए अपने लोग प्रयोग करते हैं सैफिर सैम्पसन स्केल। सैफिर सैम्पसन स्केल, ये सब ऐसे स्केल हैं जिसे ध्यान रखना है और को नोट आप लोग जरूर कर लें। आपको पता है कि मर्कली स्केल से भूकंप से होने वाली जो विनाश है, डैमेज है, उसको मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है। फुजिता से अभी हमने देखा कि टॉर्नेडो की इंटेंसिटी मापी जाती है। और वही जब हरिकेन है, हरिकेन भी उसी रीजन में बोला जाता है टॉर्नेडो को ही, तो उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैफिर सैम्पसन स्केल। चलते हम लोग 9th नंबर सवाल पर, और आज का 9वां क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है। ध्यान रखेंगे कि जो आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है तो इसमें केवल चक्रवात, तूफान, केवल तूफान, यानी सिंपली देखें कि साइक्लोन्स ओनली, स्टॉर्म्स या हरिकेन्स ओनली, ये सब के सब का ऑल ऑफ दीज का मतलब ये जितने भी फिनोमिना हो रही है ये सब के सब की इंटेंसिटी बढ़ रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब की सब फिनोमिना हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर तूफान नहीं आना चाहिए वहाँ पर तूफान आ जा रहा है, जहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पर अपने को बारिश देखने को मिलता है साथियों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ऑरिजिनेट्स, व्हाट इज द रीजन। आपको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, आपको बताना है इसके पीछे का कारण। तो आपको पता होगा कि हमने क्लास में बताया है कि समुद्री सतह का तापमान यहाँ पर काफ़ी कम होता है, और जहाँ पर तापमान कम होता है साथियों वहाँ पर जो प्रेशर बनता है वो हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर बनने के कारण वहाँ पर हवाएं बाहर से, अंदर से, सेंटर से आउट की तरफ फ्लो होती है, और वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। चलते हम लोग 11th नंबर सवाल पे। आज का हमारा 11वां सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया और इसको कंसीडर करना है। कह रहा है कि समुद्र से दूर जाने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। अब बताइए कि समुद्र से दूर जाने पर, यानी जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे साथियों तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव जो है कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया भी है कि किस प्रकार से, जैसे ये कोई रीजन है, जैसे ही यहाँ पर साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ, ये साइक्लोन चलता हुआ गया, और जैसे ही ये समुद्र से दूर जैसे जैसे गया अब ये साइक्लोन कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो सोर्स है उसके फ्यूल का वह हो जाता है वाटर वेपर, और वाटर वेपर जैसे ही उसका डिस्कनेक्ट होता है साइक्लोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला जो है स्टेटमेंट वह सही हो जाता है। दूसरा देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अपनी ऊर्जा नमी के संघनन के कारण उत्पन्न गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है, जो हवा द्वारा समुद्र के ऊपर से गुजरने के बाद एकत्रित होती है तथा समुद्र से दूर जाने पर कम हो जाती है। अभी हमने यही बात को आपको एक्सप्लेन किया कि जो लेटेंट हीट है, जो वाटर वेपर में लेटेंट हीट है, वही उसका आधार होता है, उसका सोर्स होता है, फ्यूल की तरह वर्क करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, और आपको बता दें कि ये इसकी व्याख्या भी कर रही है,
इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपना सही जो आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों, वो हो जाएगा ए नंबर, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। चले हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन पर। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्रिंग अराउंड द कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको इज कॉल्ड। कैरेबियन सी और मैक्सिको की खाड़ी के आसपास आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? अभी हमने इस पर बात किया था साथियों, उससे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है हरिकेन। हरिकेन यानी तूफान, एक वर्ड में इधर तूफान ही लिखा जा रहा है, लेकिन ये है एग्जैक्टली हरिकेन, इस प्रकार से लिखाएगा ये हरिकेन। विली विली अपने को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। टाइफून अपने को पता है कि जापान जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे कहा जाता है। और बवंडर अभी हमने टॉर्नेडोज, ये भी आपका यूएसए में मिसिसिपी के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में कहा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा 13 नंबर सवाल है, इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर नाइट द विंटर्स, यानी विश्व के किस क्षेत्र में रातें शीत ऋतु कहलाती है? यानी ये देखिए सवाल काफ़ी बेहतर है कि किस ऋतु का जो क्षेत्र है वहाँ पर नाइट जो है शीत ऋतु कहलाती है। तो यह हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र। साथियों हम आपको बता दें कि जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ दिन का टेम्परेचर आपको 50 प्लस मिलेगा, 52 53 यहाँ तक मिलता है। अपना थार रेगिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अपने को 50 प्लस टेम्परेचर मिलता है। और जैसे ही रात होती है साथियों, तो इसी जगह पर -5 -10 डिग्री टेम्परेचर अपने को देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि रात हो गया तो शीत ऋतु आ गया, यानी -5 और -10 डिग्री टेम्परेचर में आप विदाउट कंबल के तो नहीं सो सकते हो, ये आप सोच करके रखोगे। और एक कंबल नहीं, कम से कम 2-3 कंबल तो रखना पड़ेगा बॉडी पे। तो इस प्रकार की घटनाएं अपने को ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी इस प्रकार की जो है प्रॉपर्टीज़ है, और दूसरा अल्बिडो इफेक्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमने क्लास में आपको बता रखा है। द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस इज, विश्व का सबसे आर्द्र प्लेस क्या है? तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे आर्द्र प्लेस है मौसिन राम। जो मौसिन राम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय प्लेट्यू पर है। आपको पता होगा इससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब उसी के बगल में मौसिन राम है। यहाँ क्यों ज़्यादा वर्षा होती है, हमने यह भी आपको क्लास में डिस्कस कर रखा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखीय जलवायु की श्रेणी में नहीं आता है? ध्यान रखेंगे कि भूमध्य रेखीय जलवायु की श्रेणी में वह देश नहीं आएगा जहां पर क्या नहीं होगा, जहां पर इक्वेटर नहीं जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, दिस इज इथोपिया। यह हो जाएगा कौन? इथोपिया। इस प्रकार से आज हमारा यह आज के सेशन में 15 सवाल था, जो यहीं तक था। उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और आगे भी हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें, और छोटे छोटे जो फैक्चुअल नोट्स हैं उसे ज़रूर आप बनाते जाएंगे। धन्यवाद।